Good evening and welcome to the Saturday edition of Market Mantra, in which we give you a complete update on the economic news of the day. Today we'll also be taking calls from you, our listeners, and any queries that you may have on business, economic and stock market matters. But do remember that we don't address stock or company-specific queries. The numbers to call us on are 23421050 and 23314444. Those of you who would be calling us from outside Delhi, please prefix 011. My name is Rajesh Lake, and with me is my co-anchor in Hindi, Sparsh Saxena. धन्यवाद। नमस्कार। घड़ी का इशारा हो गया शाम 6:30 का और अब वक्त है आपके फेवरेट कार्यक्रम मार्केट मंत्र का, और आप सभी श्रोताओं का हम हृदय से स्वागत करते हैं। आधे घंटे के इस कार्यक्रम में हमेशा की तरह हम देश और दुनिया की चुनी हुई आर्थिक, कारोबारी और शेयर बाजार से संबंधित खबरें लेकर हाजिर हैं। जैसा कि आज शनिवार है, आप हमसे शेयर बाजार और आर्थिक मामलों से जुड़े सवाल कर सकते हैं। ध्यान रहे, हम किसी खास स्टॉक और कंपनी विशेष पर चर्चा नहीं करते हैं। आप हमें इन फोन लाइन्स पर कॉल कर सकते हैं। नंबर्स हैं 23421050 और 23314444। दिल्ली से बाहर के कॉलर्स हमें इन नंबर्स पर फोन करने से पहले एसटीडी कोड 011 यानी 011 लगाना ना भूलें। और आज चर्चा के लिए और आपके प्रश्नों के उत्तर देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार शिशिर सिन्हा। शिशिर जी, मार्केट मंत्र में आपका बहुत बहुत स्वागत है। वार्म वेलकम शिशिर। थैंक यू। और सबसे पहले हेडलाइंस के साथ हैं राजेश लेक। Domestic markets snapped 3 weeks of rising streak. Sensex and Nifty dipped nearly 1.5%. U.S. markets decline after jobs data. Dow witnesses worst week since 2023. And global crude oil prices dipped nearly 10%. Brent falls to lowest level since December 2021. घरेलू बाजार में 3 सप्ताह की बढ़त का सिलसिला टूटा। सेंसेक्स और निफ्टी में लगभग 1.5% की गिरावट। नौकरियों के आंकड़ों के बाद अमरीकी बाजारों में गिरावट। डाउ में वर्ष 2023 के बाद ये सप्ताह सबसे कमजोर रहा और वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में लगभग 10% की गिरावट। दिसंबर 2021 के बाद से ब्रेंट सबसे निचले स्तर पर। और सबसे पहले शुरुआत करते हैं आज की पहली खबर से। भारतीय शेयर बाजारों में 3 सप्ताह से चल रहा बढ़त का सिलसिला थमा। अमरीकी नौकरियों की रिपोर्ट से पहले बाजार में सतर्कता का माहौल देखने को मिला और इस सप्ताह घरेलू बेंचमार्क सूचकांकों में लगभग 1.5% की गिरावट देखी गई। सप्ताह के दौरान सेंसेक्स 1182 अंक यानी 1.45% की कमजोरी के साथ 81,170 पर बंद हुआ। इस हफ्ते निफ्टी भी 384 अंक यानी 1.5% गिरकर 24,852 पर बंद हुआ। गैर कृषि पेरोल और नवीनतम बेरोजगारी के आंकड़े सहित अगस्त महीने की नौकरियों की रिपोर्ट आज जारी की जाएगी, जो फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दरों में कटौती का अनुमान देगी। और इस खबर पर विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे साथ कॉलर जुड़े हैं दिल्ली से प्रकाश। प्रकाश जी, शो में आपका स्वागत है। प्लीज सवाल पूछें अपना। मार्केट मंत्रा टीम को मेरा नमस्कार। नमस्कार सर, मेरा सवाल इनकम टैक्स से रिलेटेड है। मेरी रिटर्न मैंने 16 जुलाई को फाइल कर दी थी, जो 27 अगस्त को प्रोसेस भी हो गई और उसमें मेरा कोई डिमांड नहीं रही इसकी। उन्होंने कहा आपके कोई जीरो है सब कुछ, लेकिन फिर मुझे 3 सितंबर में एक मेल आता है कि डिटेल्स ऑफ टैक्स पेमेंट चालान हैज नॉट बीन एंटर्ड इन शेड्यूल IT, हेंस द डिमांड वाज रेज्ड व्हाइल प्रोसेसिंग योर रिटर्न। As the credit for taxes paid, if any, was not claimed in the return of income filed, you may submit a rectification request. मेरा 7,400 का सीनियर सिटीजन का जो इंटरेस्ट था, वो बैंक ने गलती से मेरे पेंशन के साथ ही उन्होंने टैक्स लगा दिया था। तो सिर्फ मेरे को गलती से TDS 1 की जगह TDS 2 में लग गया, कुछ ऐसा हो गया। तो क्या मुझे रेक्टिफिकेशन रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी अब?
बिल्कुल प्रकाश जी, ये एक बड़ा मुद्दा है और कई ऐसे जो करदाता हैं जिनके लिए दिक्कत हो रही है कि टीडीएस जिस धारा के तहत, जिस कानून की जिस धारा के तहत काटा जाना चाहिए वो किसी और धारा के तहत हो गया है। तो ऐसे में रिटर्न रेक्टिफिकेशन का आ रहा है। आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। 31 दिसंबर 2024 तक का आपके पास समय है। आप अपने रिटर्न को रेक्टिफाई कर सकते हैं। अगर कोई भी दिक्कत होती हो, अगर आपको लगता हो कि कुछ चीज हमें स्पष्ट नहीं हो रहा है, तो बेहतर है कि एक जो वित्तीय सलाहकार, कर सलाहकार है, उनकी मदद लीजिए। आपकी समस्या इतनी बड़ी नहीं है कि आपको कोई दिक्कत का सामना करना पड़े। ये एक मुद्दा है जो कि एक तकनीकी कारणों से हुआ है। 31 दिसंबर तक आप इस समस्या का समाधान कर सकते हैं। Shishir, we are now joined in by Nitin from Delhi. So Nitin, a warm welcome to you. I was about to ask you a question, but please. Thought we'll take the question from Nitin first. Yeah. A warm welcome, Nitin. नमस्कार सर। जी सर, जैसे कि ब्रांच में आजकल प्राइवेट बैंकों में कुछ इंश्योरेंस की स्कीम के साथ एक 2 लाख साल का एक अमाउंट जमा करते हैं और रिटर्न में वो 80-83 हजार साल के बाद वापस करते हैं। 12 साल तक की स्कीम बना रखी है इन लोगों ने। 12 साल तक 2-2 लाख देना, तो उसके बाद आपको 13वें साल में कुछ नहीं देना। फिर भी वो 13वें, 14, 15 इस तरह से 25 साल तक आपको 83 हजार रुपये वापस आता रहेगा। तो उन्होंने ये बताया कि इसमें आपकी इंश्योरेंस की भी स्कीम है। इसमें अगर आपकी इसमें कोई कुछ हो जाती है, कुछ बात हो जाती है अगर, तो स्कीम लेने के बाद तो आपको फिर कुछ नहीं देना। आपको जो अमाउंट देना है तो वो अब आपको वापस कर दिया जाएगा। तो हमें पिछली बार जानकारी ली थी, पर उसमें क्लियरेंस समझ नहीं आई क्या ब्रांच पे क्या क्या नई नई स्कीमें सरकारी ब्रांच में ऐसी, बैंकों में ऐसी कोई स्कीम नहीं। नितिन जी, एक चीज स्पष्ट कर दूं, बैंक का काम है जमा लेना और कर्ज देना। इसके अलावा वो दूसरा जो कुछ भी काम करते हैं वो एक तरीके से मिस सेलिंग की कैटेगरी में आती है। चाहे वो इंश्योरेंस का हो, चाहे वो म्यूचुअल फंड का हो, चाहे किसी और तरह की स्कीम का हो। तो आप यदि किसी भी बैंक में, चाहे वो सरकारी बैंक है, निजी बैंक है, विदेशी बैंक है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है, पेमेंट बैंक है, या फिर आप किसी भी तरह के इस तरह के शेड्यूल कमर्शियल बैंक में जा रहे हैं, वहां से पैसे जमा कराइए। जो आपको, आप चाहे करंट अकाउंट खोलिए, चाहे सेविंग अकाउंट खोलिए, या फिर फिक्स्ड डिपॉजिट है या रेकरिंग डिपॉजिट है। इसके अलावा किसी भी तरीके के प्रोडक्ट्स को आप अगर लेते हैं जिसमें आपसे ये कहा जाता है कि इतने समय बाद इतना मिलेगा, इतने समय बाद इतना मिलेगा, उससे आप दूर रहें, वो उतना ही बेहतर है। जी शिशिर जी, कल बाजार में जो गिरावट देखी गई, इसके पीछे के कारण आप क्या देखते हैं? साथ ही साथ सेक्टोरली अगर हम बात करें, स्पेसिफिकली अगर पीएसयू बैंक्स की, तो वो सेक्टर में भी काफी गिरावट देखने को मिली है। तो क्या आप मुख्य कारण समझते हैं? देखिए, पहली जो गिरावट की बात है उसमें अमेरिका में जो रोजगार के आंकड़े थे वो उम्मीद के मुताबिक नहीं थे, और उससे ये भी संकेत लगने लगे हैं कि क्या वहां की अर्थव्यवस्था मंदी की चपेट में तो नहीं आ रही है। देखिए, एक होता है कि जीडीपी की गिरावट है और एक होता है कि जीडीपी की विकास दर में गिरावट है। एक हमारे श्रोताओं के लिए इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि जीडीपी की दर में जब गिरावट हम लोग देखते हैं तो वो मंदी नहीं होती है, वो एक तरीके से स्लो डाउन यानी कि धीमा पड़ना है। और जब आप कहते हैं कि जीडीपी में गिरावट हो रही है और वो भी लगातार 2 तिमाही है, तब आप कहते हैं कि अर्थव्यवस्था मंदी की चपेट में आ गई है। तो अमेरिका में इस बात की आशंका जताई जा रही है कि क्या ये मंदी की ओर तो नहीं बढ़ रहा है, जिसकी वजह से दुनिया भर के बाजारों में एक घबराहट सी हुई है और रोजगार के जो आंकड़े हैं वो अब कमजोर हैं या खराब हैं, उससे कहीं ज्यादा बेहतर है कि उम्मीद के मुताबिक नहीं है। तो एक कारण तो ये है। और दूसरा, जो आपने खास क्षेत्र की बात की, पब्लिक सेक्टर बैंक्स की, देखिए समस्या क्या हो रही है बैंकों की। बैंकों के पास जमा उस रफ्तार से नहीं बढ़ रहे जिस रफ्तार से कर्ज बढ़ रहा है। तो अब उन्होंने जमा पर ब्याज दरें बढ़ा दी ताकि और लोग पैसा जमा करें। अब जब आप जमा पर ब्याज दरें करेंगे तो कर्ज भी महंगा होगा। तो बैंकों के लिए ये एक दुविधा की स्थिति बन गई है कि हम उसके ऊपर ध्यान दें, कर्ज के ऊपर ध्यान दें, या हम जमा पर ध्यान दें। और इन दोनों के बीच संतुलन जो है वो थोड़े समय के लिए अभी ठीक नहीं लग रहा है, जिसकी वजह से बैंकों को लेकर के, न केवल सरकारी बैंक, निजी बैंकों में भी देखिएगा तो बहुत कोई उत्साह का माहौल नहीं है। तो ये कारण है। उम्मीद करनी चाहिए कि जब जमा काफी बढ़ेगा और बैंकों के पास संसाधन अतिरिक्त उपलब्ध होंगे तो शायद अगले 3 से 6 महीने के भीतर हम उनमें कुछ सुधार होता हुआ देखेंगे। अभी फिलहाल उनके लिए बहुत अच्छी स्थिति दिख नहीं रही है। और अब चलते हैं कोलकाता से हमारे साथ जुड़े हैं अतानु शाह। अतानु जी, स्वागत है आपका शो में। प्लीज सवाल पूछिए अपना।
Good evening. Yes, good evening. Good evening. First, thanks to our para-Olympians, their performance and strength, which is also economic for India. Yeah. Sir, my question is, Morgan Stanley, sir, the emerging market, the investable index, whereas in India right now ahead of China. Please explain something about one point. Second one, it is, sir, the Indian backbone, economic backbone, which is MSME. Please explain also. And third one, sir, the matter of Indian currency. Sir, matter of in spite of all good results, our Indian currency is still trailing towards, 84. Please explain, sir. Thank you, sir. Okay, so Mr. Saha, you have three questions. First of all, when we talk about MSCI emerging market, IMI, that's the investable market index, where the weight of India has gone up beyond 22%, which is much more than the China, and that is giving us some kind of indication that India may get at least $4 to $4.5 billion of equity inflow. So it's a very positive for the market. So that is going to reflect in the coming week. Certainly. So next week we may see some kind of rise, but of course the US data will be much stronger factor to push it down, but there will be some kind of positivity into that. You have asked about what it is. There are nearly 3,500 countries from 3,500 companies which are listed on MSCI, and if I talk about the top 10 companies, I mean, if you permit me to take the name of, we are not taking for the sake of any equity advice, like Reliance Industries, ICICI Bank and Infosys. They are in the top 10 of MSCI IMI and they have a very good weight also. So it's good for the India. When the weight of India is going up, it's good for India because it is going to reflect in the equity market. Now coming to the second question about the MSME, of course the MSMEs we need to do much more, and we believe that many of the schemes which have already been announced for that, and also there is a new credit formula which is going to be announced very soon, like what was announced in the budget, that there will be new way of weighing the MSME, whether they are capable of repaying the loan or not. That is what we call as the electronic thing, or the eKYC, much more improvement into that. Third, he talked about the Indian currency, why it is moving towards 84, why it is not giving a kind of positive sign. I mean, we need to understand that globally the situations are not so good. I mean, we are seeing much more volatility in the currency market all over the world. And please remember that not just the Indian currency, but other Asian currencies are not doing very well against the US dollar. But that is not the excuse why Indian rupee is trailing 84 or 83, something like that. That will depend upon that how much inflow we will get. And if I go back to the first question where I talked about the MSCI IMI index, there is a possibility that we may get up to $4.5 billion, and that will have some impact on the Indian currency also. Okay, and if I may add that MSCI is the Morgan Stanley Capital International Index. The index includes a collection of stocks of all the developed markets in the world, and it is defined. And when you talk about the EM, that's the emerging market, which includes India, Brazil, Russia, and all those countries like China and all those. And there are 3,500 companies, almost 3,500 companies are listed there. So just if you could elaborate a bit as to how it's going to bring some cheer to the market. That is giving a kind of confidence to the foreign investors that Indian equities are going to give better return in the future. I mean, please remember that when US is going to cut the interest rate, there is another positive which will have some kind of positive impact on our equity market, because more and more foreign investors will put the money in country like India. And when you have MSCI index, emerging market index, when India has a higher weight, that means it is giving a
It's a kind of certificate to the investor that you may rely on this market. This market is going to give you the better. So will it only benefit the shares or the companies who are part of this? No. Overall. That's the overall sentiment will improve. When we talk about the Indian equity market, overall sentiment will improve. Okay. Joining us from Gurugram is Kanta. A warm welcome, Kanta. हाँ जी, नमस्ते सबको। जी नमस्कार। जी मेरा एक प्रश्न है, मैं ये रोज सुनती हूँ आपका प्रोग्राम। थैंक यू। तो मेरे को ये लग रहा है कि मैं पोस्ट ऑफिस में पैसे जमा कराती हूँ, जी है ना? जी बोले आगे। हाँ, तो उसमें मतलब कितने भी पैसे जमा करा सकते हैं, जैसे बैंक की तरह कोई खतरा नहीं होता। और एक प्रश्न ये है कि कितना ब्याज एक आदमी का हो जाए तब टैक्स लगता है, इसके बारे में बताओ जरा, फोन पे ही बताना सर। अरे मैं बिल्कुल, आप सुन ही रही हैं कांता जी। तो पहली चीज की डाकघर में एक तो आपके पास सेविंग बैंक है, जिस तरीके से बैंक में आप सेविंग बैंक अकाउंट खोलती हैं उसी तरीके से पोस्ट ऑफिस में भी आप सेविंग बैंक अकाउंट खोल सकती हैं। जहां बैंकों में ब्याज की दर जो औसत मैं कह रहा हूं कि 2.5%, 2.25% है, वहीं पोस्ट ऑफिस में 4% की दर बनी हुई है, तो वो एक अच्छी बात होती है। इसके अलावा पोस्ट ऑफिस में छोटी बचत योजना जिसको हम लोग स्मॉल सेविंग्स कहते हैं, उसमें आप रिकरिंग डिपॉजिट भी खोल सकते हैं, आप उसमें फिक्स्ड डिपॉजिट भी खोल सकते हैं, और उसकी जो ब्याज दर होती है वो सरकार तय करती है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि पोस्ट ऑफिस डाकघरों की जो बचत योजनाएं होती हैं, जमा योजनाएं होती हैं, उनके ब्याज दर का फैसला सरकार करती है, जबकि बैंकों के हर बैंक का अपना एक नजरिया होता है ब्याज दर को अपनाने का। तो उनकी ब्याज दर इनवेरिएबली ज्यादा होती है? ज्यादा देखने को मिला। जैसे मैंने आपको सेविंग बैंक यानी कि बचत खाते की बात बताई, जो कि सबसे ज्यादा प्रचलन में होता है। तो आप अगर एक बैंक में आप खोलने जाते किसी सरकारी बैंक में, तो 2.5-3% से ज्यादा नहीं मिल रहा, लेकिन डाकघर में अभी भी 4% है, तो वो आपके लिए एक फायदे की बात है। दूसरा इनका प्रश्न था कि कहां से हमारा टैक्स का मीटर चालू होता है। ये एक बहुत ही अहम प्रश्न है। देखिए, सेविंग बैंक अकाउंट में 10,000 रुपए से ज्यादा अगर आपको ब्याज मिल रहा है किसी एक वित्त वर्ष में, तो आपका टैक्स का मीटर चालू हो जाएगा। अगर आप 60 वर्ष से ज्यादा उम्र के हैं, तो सेविंग बैंक अकाउंट, फिक्स्ड डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट, इन सभी को मिलाकर के अगर 50,000 रुपए से ज्यादा आपको ब्याज मिल रहा है तो टैक्स का मीटर चालू है। अगर आप 60 वर्ष से कम उम्र के हैं और अगर आपने फिक्स्ड डिपॉजिट या रिकरिंग डिपॉजिट से आप ब्याज कमा रहे हैं, वो रकम एक कारोबारी साल में 40,000 रुपए या ज्यादा हो जाता है, तो आपका टैक्स का मीटर चालू हो जाता है। सिंस यूर इन, अब आप बता ही रहे हैं, तो माइट एज वेल टेल अस अबाउट द सीनियर्स स्कीम दैट यू हैव इन द पोस्ट। बिल्कुल, देखिए, डाकघर की जो वरिष्ठ नागरिकों की जमा योजना है वो काफी आकर्षक है। 8% से ज्यादा, अगर मैं गलत नहीं हूं तो 8.2% उसके ऊपर ब्याज है। और एक और बात यह है कि आपको वो स्कीम न केवल डाकघर में उपलब्ध है बल्कि बैंकों में भी सरकार की है, तो उसमें मूल और ब्याज की पूरी गारंटी सरकार की है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके अलावा बैंक भी अलग से वरिष्ठ नागरिकों के लिए बचत योजना करते हैं। दरअसल उनकी जो सामान्य फिक्स्ड डिपॉजिट होती है, जो सामान्य मियादी जमा होती है, उसी में अतिरिक्त ब्याज वरिष्ठ नागरिकों को मिलता है। लेकिन डाकघर की जो वरिष्ठ नागरिक की योजना है वो सबसे आकर्षक इस समय में अगर देखी जाए तो वो है। उसमें भी लिमिटेशन है ना, अब जितना आप बिल्कुल देखिए, सरकार की भी तो एक सीमा है ना। सरकार आपको ये तो है नहीं कि पूरा खजाना आपको लुटा दे। तो आप बचत खाते में तो आप जितना चाहे पैसा आप जमा कर सकते हैं। सीनियर सिटीजन में 30 लाख रुपए तक का जो है वो एनुअली हो चुका है। 30 लाख रुपए आप 2 लोग मिलकर के कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं। पहले वो 15 लाख रुपए थी, अब वो 30 लाख रुपए हो गए हैं, तो आप उसमें कर सकते हैं। बैंकों में जो अगर आप सीनियर सिटीजन का स्कीम आप लेते हैं जो कि डाकघर की नहीं है, याद रखिएगा बिल्कुल स्पष्ट तौर पे कि डाकघर की वरिष्ठ नागरिक बचत योजना जो कि बैंक भी आपको उपलब्ध कराते हैं वो अलग है, और बैंकों में वरिष्ठ नागरिकों को जो अतिरिक्त ब्याज मिलता है वो अलग है। ये दोनों अलग अलग है, इसको ध्यान में आपको रखना है। जी। और मथुरा से हमारे साथ कन्हैया जुड़े हैं। कन्हैया जी, स्वागत है आपका, अपनी सवाल पूछिए। नमस्कार जी। नमस्कार सर, जैसे आप बता रहे हैं ब्रांच बैंकों में हमारे जो सामान्य श्रेणी हमारे को मिलती है 7-7.25% मिलती है, और सीनियर सिटीजन को 7.75 मिल रही है। अब
तो हम आसान तरीका ही ढूंढते हैं कि हमें शेयर मार्केट म्यूचुअल फंड में जाने की हमें समझ नहीं है। शहरों में तो ये सब चीजें हैं, पर दूर ग्राम में ये ऐसी चीजें नहीं मिल पाती, तो हम सीधा बैंक में ही जाते हैं, अपना जमा पूंजी करते हैं और चले आते हैं, या फिर हम एफडी कराते हैं। तो इसके लिए क्या कोई ऐसा रास्ता नहीं मिलेगा जो जानकारी नहीं रखते शेयर मार्केट में कुछ, अगर हम जाना चाहें या म्यूचुअल फंड जो आप बताते हैं, हम आपका प्रोग्राम अभी 2 महीने से सुन रहे हैं, तो इसलिए हम आपको ये पूछना चाहते हैं कि इसके लिए हम गांव के लोग और दूर दराज के रहने वाले लोग इसमें कैसे आप तक पहुंचेंगे? देखिए कन्हैया जी, देखिए अगर आप एक 60 वर्ष से ज्यादा उम्र के हैं, मेरी सलाह ये होगी कि ज्यादा जोखिम नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि आपके पास संसाधन सीमित हैं और आपकी उम्र में जरूरतें ज्यादा हैं। तो उस जरूरत को ध्यान में रखते हुए उस पैसे को आप ऐसी जगह पे रखें जहां पर मूल और सूद या ब्याज कह लीजिए, दोनों की कम से कम गारंटी हो। अगर आप शेयर बाजार और म्यूचुअल फंड में अगर आप जाते हैं, आप मान लीजिए उसमें 5% भी लगाते हैं, 10% भी लगाते हैं, और भगवान न करे लेकिन अगर उसमें कुछ नुकसान हो गया तो आपके पास बहुत ज्यादा विकल्प नहीं बचता है। और मैंने पहले भी कहा कि चूंकि आप उम्र के ऐसे पड़ाव पे हैं जहां पर आपके पास संसाधन सीमित हैं और आपकी जरूरतें और बढ़ने वाली है, तो बेहतर है कि बैंक और डाकघरों की बचत योजनाओं में ही पैसा लगाएं। फ्रॉम दिल्ली वी आर जॉइंड इन बाय योगेश। वार्म वेलकम योगेश जी। नमस्कार। नमस्कार, सवाल पूछे। जी जी, मेरा सवाल ये है कि एंजल इन्वेस्टर क्या होते हैं, और एंजल इन्वेस्टर के मतलब ऐसे इन्वेस्टमेंट करने के लिए हमें क्या प्लेटफॉर्म मिल सकते हैं साधन उपयोग? देखिए, एंजल यानी कि हिंदी में जिसको कहते हैं दूत, देवदूत कह लीजिए। तो यानी कि आप एक मान लीजिए कि स्टार्टअप आप शुरू कर रहे हैं, तो 2 तरह के आपको एक निवेशक मिलते हैं। एक जिसको हम लोग कहते हैं वेंचर कैपिटलिस्ट है, और एक होता है एंजल इन्वेस्टर होता है। तो एंजल इन्वेस्टर आपके लिए जब पैसे वो लगाता है आपकी स्टार्टअप में, आपने काम नया शुरू किया है, तो वो उस आपके तकनीक को देख करके, आपके कामकाज के तरीके को देख करके, आपके बिजनेस मॉडल को देख करके वो कुछ पैसा लगाता है। और वो ये भी होता है कि शायद वो उस तरह की रिटर्न की उम्मीद नहीं करता है, क्योंकि उसको मालूम है कि शुरुआती दौर है, इसमें भी कुछ नुकसान भी हो सकता है। तो एंजल इन्वेस्टर इसीलिए इसको दूत कहे जाते हैं, एंजल की हिंदी, इसलिए इनको एंजल इन्वेस्टर कहा जाता है। तो ये किसी भी स्टार्टअप्स के लिए, किसी भी नए वेंचर्स के लिए ये काफी उपयोगी होते हैं। और इस बजट में एक बड़ा ऐलान किया गया कि एंजल इन्वेस्टर्स के टैक्सेशन का मुद्दा, जो कि काफी समय से सुर्खियों में रहा, उसको लेकर के बहुत सारे कानूनी विवाद भी चल रहे हैं, इस बजट में वो एंजल टैक्स खत्म कर दिया गया है। यानी कि आप अगर किसी भी स्टार्टअप में पैसा लगाना चाहते हैं जो रनिंग है, वहां पे अगर आप पैसा लगाना चाहते हैं तो आपके लिए सहूलियत है। ये आपका अपना विशेष अधिकार है, आपका विवेक है, जो ये आप परखें, समझें, पैसा लगाएं, क्योंकि पैसा आखिरकार आपका अपना है, फैसला तो आप ही को करना है। Shishir, you and I can also be angels. Of course. I mean, there is no definition and there is nothing called that either the male or the female will be there. Angel normally considered as a female one. So even a male can be an angel investor. There is no gender kind of differentiation between that. Okay, with that angelic thought, let's move on to the next caller from Gurugram. Ratan is with us. A warm welcome, Ratan. थैंक यू। नमस्कार जी। नमस्कार। ठीक है, हमारा इनकम टैक्स रिटर्न के बारे में बात करनी थी। हमने रिटर्न टाइम पे फाइल कर दिया, हमारे पे एक्सेप्टेंस भी आ गई कि आपका रिटर्न फाइल हो गया है, वहाँ उस पर इतना रिफंड है आपका, वो आपको भेज दिया जाएगा। रिफंड शो कर रहा है उसमें, वो उसको 1 महीना हो गया, उसको हम फॉलो अप करते करते थक गए, कोई जवाब नहीं दे रहा। वहाँ से 1800 वाले नंबर जो है उन्होंने के बाद 2 बार कंप्लेंट लिखाई है, कंप्लेंट नंबर हमारे पास है, मगर उनके पास से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। अब मेरा अच्छा अमाउंट है जो रिफंड आना है वो आ नहीं रहा। अब मैं उस चीज में सिटीजन हूँ, क्या करूँ बताइए, किस तरह? रतन जी, देखिए आपकी समस्या निश्चित तौर पर बड़ी है। सवाल ये नहीं है कि रिफंड कितना है, सवाल ये है कि 1 रुपए का भी रिफंड है तो रिफंड है, और वो आपको समय से मिल जाना चाहिए। एक ईमानदार करदाता की एक बड़ी पहचान होती है कि वो समय पर अगर रिटर्न दाखिल कर देता है तो वो ये उम्मीद करता है कि कोई भी देनदारी बनती है तो उसको चुका दे, और कोई भी उसको वापसी मिलना है तो उसको समय पर मिल जाए। देखिए, इस समय में कई तरह की उनकी अपनी अंदर तरीके से वो पड़ताल कुछ ज्यादा इस बार कर दिया गया है, पहले ऐसा नहीं होता था। अब जो है वो एक करदाता की प्रोफाइलिंग में काफी चीजें जोड़ दी गई हैं। उसका नतीजा ये हुआ है कि बहुत सारे जो रिटर्न होते थे, जो बहुत ही नॉर्मल वे में प्रोसेस हो जाते थे, वो उसमें थोड़ा समय लग रहा है।
उम्मीद रखिए आ जाएगा। इससे ज्यादा मेरे पास कहने को कुछ नहीं है, क्योंकि देखिए सीपीसी का प्रोसेस है, सेंट्रल प्रोसेसिंग सेंटर, सेंट्रलाइज्ड प्रोसेसिंग सेंटर, वो कितना समय लेंगे। देखिए नियम तो ये कहता है कि भाई जल्द से जल्द हो जाएगा, समय भी दी जाती है, लेकिन कभी कभी देरी हो जाता है, कुछ मशीनी दिक्कतें हो सकती हैं। उम्मीद रखिए जल्दी मिल जाए। कोई फिक्स टाइमलाइन होती है इसकी शिशिर में? देखिए उनके सर्विस कंडीशन में जो चार्टर ऑफ सर्विस होता है उसमें वो समय देते हैं कि 2 महीने के भीतर कर देंगे, 1 महीने के भीतर कर देंगे, इस तरह की टाइमलाइन वो करते हैं। लेकिन अभी सबसे ज्यादा क्या होता है कि वो कहते हैं कि हम जल्द से जल्द कर देंगे, ज्यादा रिटर्न हम जल्दी से जल्दी प्रोसेस करके दे देंगे। अब देरी हो रही है, हो सकता है कुछ तकनीकी दिक्कतें हों, और वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाले बेहतर बता पाएंगे इस बारे में। Moving on, the US markets fell yesterday, weighed down by jobs report that showed a continued labor market slowdown but left traders uncertain about how far the Federal Reserve will go in cutting interest rates. All three main indices were lower, with the 11 sectors of the benchmark S&P 500 losing ground, led by declines in communication services, consumer discretionary and technology equities. The Dow Jones Industrial Average fell 410 points or 1% to 40,345. The S&P 500 lost 95 points or 1.7% to 5,408, and the Nasdaq Composite lost 437 points or 2.6% to 16,691. The S&P 500 and the Dow had the biggest weekly drop since March 2023, with the Nasdaq registering the biggest weekly drop since January 2023. The U.S. Labor Department data showed U.S. employees added 152,000 jobs in August, just below expectation. The report means Federal Reserve's Chair Jerome Powell must cut rates later this month, but also suggests he may be too late for the economy to achieve a soft landing. And also, the global crude oil prices slumped nearly 10% this week after weaker than expected U.S. jobs data. The prices declined as worries about demand in the U.S. and China and a likely rise in supplies out of Libya offset a big withdrawal from U.S. inventories and a delay to output increases by OPEC Plus producers. Brent crude oil futures declined 10% to end the week at $71.06 a barrel, their lowest level since December 2021. U.S. crude oil fell around 8% to close at $67.67 per barrel, the lowest since June 2023. Shishir, will the consumer benefit from this? Hope. That's the only answer I can have. Okay. Raju from Kolkata is with us. Very quickly, Raju, please ask your question. Yes, sir. I wanted to ask one question. Till what income, amount of income you don't need to take pay tax as per the new scheme and as per the old scheme? And also, I've been unemployed since the last 3-4 years. So I'm getting income only from bank deposits. So if I write a letter to the bank that Okay. So, Raju has two questions. The first question that up to what level I will not have to pay the tax. Under the old tax regime, of course, it's a 2.5 lakh. And under the new tax regime, it is a 3 lakh. But if take all the exemptions and everything, under the old tax regime, you have the benefit up to 5 lakh rupees. And under the new tax regime, it is up to the 7 lakh rupees. Second question is about the bank. Of course, if he is less than age of 60 years, and if the interest is exceeding 40,000 rupees, then the TDS will be deducted. Quick outlook for the coming week. Market will be slightly choppy one because of this US data, and of course election results are also going to have some kind of impact on that. जी, और श्रोताओं, अब समय है इस चर्चा को यहीं विराम देने का। शिशिर जी, कार्यक्रम में आने के लिए और सभी सवालों के जवाब देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you, Shishir, for being with us. And before we close the headlines once again, domestic markets snapped 3 weeks of rising streaks. Sensex and Nifty dipped nearly 1.5%. U.S. markets decline after jobs data. Dow witnesses worst week since 2023. And global crude oil prices dipped nearly 10%. Brent falls to lowest level since December 2021. That's all we have in this edition of Market Mantra. Till tomorrow, goodbye.
Market Mantra. Market Mantra.